ईडी ने दिल्ली शराब केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और साथ ही सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद में रात 9 बजे ये कार्रवाई की। इधर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और साथ ही फौरन सुनवाई की मांग की है। इससे पहले कल दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी और केजरीवाल ने कोर्ट से ये भरोसा भी मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है और अरविंद केजरीवाल की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हालांकि कल जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया, लेकिन अब आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में उनकी रात ईडी के लॉकअप में कटी है। अरविंद केजरीवाल को आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहेगी तो वहीं केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की है। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बात की है और भरोसा दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में उनके साथ में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं और कानूनी मदद का भी भरोसा दे सकते हैं। तो कल रात को गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को ईडी ने और उसके बाद में राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की परिवार वालों से और आज राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मुलाकात भी कर सकते हैं। कल दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इसमें यूपी की 8 से 9 सीटों पर नाम फाइनल होने की खबर है। हालांकि रायबरेली और अमेठी पर सीईसी में चर्चा नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बाराबंकी से तनुज पुनिया और साथ ही सहारनपुर से इमरान मसूद का नाम फाइनल हो चुका है। तो फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार, झांसी से प्रदीप जैन, आदित्य और अमरोहा से दानिश अली का नाम लगभग फाइनल है। वहीं बांसगांव में सदल प्रसाद और देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है और औपचारिक ऐलान बाकी है। तो उत्तर प्रदेश में पहले फेज में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ऐसे में कुछ सीटें अभी भी बाकी हैं जहां पर नाम लगभग पार्टी की तरफ से फाइनल हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है। और साथ ही जो सीईसी की कल बैठक हुई थी उसमें भी माना जा रहा है कि जो नाम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनाउंस होने बाकी है उसको लेकर जल्द ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अमेठी और साथ ही रायबरेली में गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जनता चाहती है कि इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार से ही उम्मीदवार हो। नहीं है, बीजेपी की स्ट्रेटजी से हमारी स्ट्रेटजी अलग है ना। उनकी स्ट्रेटजी अलग चलती है, वो झूठ के पुलिंदा पे चलते हैं। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड, फर्जी इलेक्ट्रल जो बॉन्ड उन्होंने लिए हैं उस पर फंस रहे हैं, उस पर वो अब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम जो कहेंगे वो करेंगे। वहाँ गांधी परिवार को वहाँ की जनता पसंद करती है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर आवे। हम लोग जिस तरीके से उन्होंने पीढ़ियों से सेवा की है, वहाँ की जनता की डिमांड। नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, लिस्ट कब आएगी यूपी की? हर बार चर्चा होती है 7 चरणों में चुनाव है। अरे आप देखिएगा, अभी आप रुके रहिए, सबके सामने लिस्ट सारी आ जाएगी। एक अंतिम सवाल रहेगा मेरे, कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं गठबंधन में आप? यूपी में स्ट्रांग, आपने भी एक सर्वे कराया होगा, उम्मीदवार चयन किया। ये आने वाला वक्त समय बताएगा। इनकी तरफ से हम झूठी बात नहीं करते। भाजपा की जो चीजें हैं, बहुत मजबूत गठबंधन लड़ेगा और दमदारी के साथ तो चुनाव जीतेगा।
उधर बीजेपी सीईसी की बैठक अब कल होगी और पहले ये बैठक आज ही होनी थी। इसमें यूपी की बाकी बची 25 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। पहले चरण के लिए 3 सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार उतरना अभी बाकी है। हालांकि जल्द ही माना जा रहा है कि पार्टी की तरफ से इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें से 3 सीटें ऐसी जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। और बीजेपी की ओर से भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की जा रही है। यूपी बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम इस लिस्ट पर टॉप पर है। दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। सीएम योगी की डिमांड अन्य राज्यों में भी सबसे ज्यादा है, तो लिहाजा बड़े नेताओं के चुनावी कार्यक्रम भी अलग अलग चरणों के मुताबिक बनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अपना दल कमेरावादी से गठबंधन टूट चुका है। अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया और राज्यसभा चुनाव के दौरान रिश्तों में तल्खी आई थी और सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन सकी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूट गया है और अपना दल कमेरावादी ने 3 सीटें मांगी थी, जिसमें से मिर्जापुर भी एक सीट थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उस सीट पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद ही नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और कल ये जानकारी सामने आई कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच में गठबंधन टूट गया है। बाईस का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। जिस चुनाव में अखिलेश अपने कुनबे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन में नई जान भर रहे थे, वो गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बिखर चुका है और एक सीट की डिमांड के चलते अपना दल कमेरावादी से भी अखिलेश यादव का मोह भंग हो चुका है। इसलिए उन्होंने खुद गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। अपना दल कमेरावादी से गठबंधन तोड़ने के वक्त भले ही अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन ये हंसी दिखावटी है, क्योंकि एक दिन पहले जो कहानी पल्लवी पटेल ने कही, उसके पीछे ही गठबंधन टूटने की बड़ी वजह छिपी है। पल्लवी पटेल ने कहा था वो यूपी की 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगी, तो अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन 2022 के लिए ही था। पल्लवी पटेल ने फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर सीट की डिमांड की, तो उसी दिन अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद को प्रत्याशी बना दिया। जब पल्लवी ने कहा टिकट नहीं मिला तो खुद लड़ेंगे, अखिलेश ने कह दिया तो फिर आज से गठबंधन खत्म। यानी अखिलेश यादव चौधरी के बाद अब पटेल से दूरी बना चुके हैं, जो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कुछ हफ्ते पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा से अपना गठबंधन खत्म कर भाजपा के साथ हो लिए और आज पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन खत्म होने का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने कर दिया। महान दल के नेता केशव देव मौर्य भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ कोई साझेदारी फिलहाल 2024 में दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। जब से गठन हुआ तभी से ठीक नहीं है। बिना विचारधारा के, बिना लक्ष्य को लेकर के जब कोई गठबंधन बनता है, बिना विजन के गठबंधन बनता है, परिवारवादियों को बचाने के लिए गठबंधन बनता है, तो टूटता ही है। क्योंकि ये गठबंधन देश के विकास के लिए नहीं है, ये गठबंधन अपने परिवारों को बचाने के लिए है। और अभी तो और देखते जाइएगा। मुसलमानों की दुश्मन है और दलितों की दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहते कि पिछड़ों से लीडरशिप पैदा हो।
अनुसूचित जाति जनजाति के बीच से लीडरशिप पैदा हो और अल्पसंख्यक समाज से लीडरशिप पैदा हो, ये कभी नहीं चाहते हैं। इसी के शिकार पल्लवी पटेल जी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, उन्हीं के शिकार बहुजन समाज पार्टी भी है, उन्हीं के शिकार 2022 में आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद वो भी उन्हीं के शिकार हैं। अब विपक्ष के टूटते गठबंधन पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। यानी पहले मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, फिर जयंत चौधरी का साथ छूटा, तो अब पल्लवी पटेल ने भी सियासी खेल कर दिया। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए 24 की राह आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गठबंधन टूटने के बाद में अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और लखनऊ में 11 बजे पल्लवी पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन टूटने पर अपनी बात रखेंगे। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हो सकती है। इसमें रामपुर सीट समेत कुछ और सीटों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अखिलेश यादव यहां पर सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। तो आजम खान जो कि जेल में बंद हैं और आज आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे। राहुल गांधी पर मानहानि केस में आज सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में दर्ज मानहानि केस में यह सुनवाई होनी है। आरोप के मुताबिक 5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी और इसको लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने मामला दर्ज करवाया था। हालांकि वकीलों की हड़ताल के चलते अगली तारीख मिल सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा है। बदायूं में 2 मासूम भाइयों के मर्डर मामले में गिरफ्तार जावेद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल सरेंडर करने के बाद में जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस पूछताछ में जावेद कई अहम खुलासे भी करने जा रहा है। इससे पहले भी कई बड़ी बातें पुलिस पूछताछ में की गई। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन साजिद काफी परेशान था। उस दिन उसकी तबीयत भी खराब हुई थी और वो उस दिन सैलून से जल्द ही निकल गया था। शाम को लौटते वक्त साजिद के हाथ में चाकू था और उस चाकू को लेकर साजिद पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचा और जहां उसने इस दिल दहला देने वाली हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक साजिद की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन वो पिता नहीं बन पा रहा था और ऐसे में वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। वारदात के बाद में साजिद और उसका भाई जावेद दोनों मौके से भाग गए, लेकिन साजिद को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद में साजिद ने पुलिस पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में साजिद एनकाउंटर में मारा गया। वहीं जावेद ने बरेली में सरेंडर कर दिया था कल, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जावेद ने पूछताछ में बताया कि साजिद घर में अकेले गया था और वो बाहर ही खड़ा था। 2 बजे के आसपास उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। शाम को करीब 5, साढ़े 5 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके हाथ से वो चाकू खरीदा गया था। उससे भी पूछताछ हो रही है। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है, तो इसने कहा कि मैं रमजान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूंगा, इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूं। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है, विनोद के घर के जाने के लिए जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहां घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब इसने देखा कि वो नीचे से ही देखा कि वो खून से सने कपड़ों में वहां छत पे दिखाई पड़ा तो ये घबरा गया
वो नीचे आए और दोनों भाई वहां से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहां से मौका देकर के छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जावेद तो भाग ही गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन्ड कपड़ों में एक व्यक्ति शेखुपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है, तो पुलिस ने वहां घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था, और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, चूंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में ही खराब हो गए थे। ये एक बात निकल के आई है और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या तंत्र मंत्र एक वजह हो सकती है सत्याग्रह के पीछे? देखिए, इस कंजेक्चर पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। इन्हीं को टारगेट क्यों किया था? और बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में फर्जी एम्बुलेंस मामले को लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है और खुद की जान को खतरा जताया है। मुख्तार ने कोर्ट से कहा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। दरअसल गैंगस्टर मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी होनी थी, लेकिन तबियत खराब होने के चलते मुख्तार की पेशी नहीं हो सकी। अब 29 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की गई। एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश श्री कमलकांत श्रीवास्तव जी के वहां हुई और आज मुख्तार अंसारी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 19 मार्च को उनके खाने में जहां जहरीला पदार्थ मिला दिया गया, उस संबंध में जांच करने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिप्टी जेलर महेंद्र सिंह उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को आज पेश नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और गवाही के लिए अगली तिथि 29 मार्च की नियत की गई। संत कबीर नगर में पुलिस ने सुबह सपा महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या का खुलासा कर दिया है। नंदिनी की हत्या उसके प्रेमी साहुल राजभर ने प्रेम संबंध के चलते की थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था। नंदिनी की बेवफाई के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और पुलिस ने इस मामले में प्रेमी साहुल राजभर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नंदिनी की 10 मार्च को दीघा गांव में उनके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद में मामला गर्मा गया और हत्या की वजह जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया जा रहा है, मगर एसपी ने जब मामले का खुलासा किया तो मर्डर मिस्ट्री कुछ और ही निकल कर आई। पुलिस के मुताबिक नंदिनी राजभर की हत्या उसके प्रेमी साहुल राजभर ने की है और साहुल का नंदिनी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दिनांक 10 मार्च 2023 को ग्राम दीघा में एक हत्या की घटना कारित की गई थी, जिसमें नंदिनी राजभर की हत्या की गई थी। उसकी सीडीआर से एक सस्पेक्टेड नंबर प्राप्त हुआ। वो नंबर साहुल राजभर पुत्र राम अजोर निवासी ग्राम बनौली थाना बिलहरकला का निकला। कल जब टीम ने इस साहुल को पकड़ा है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।